हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की हमारी ये क्लास रहने वाली है हमारा भोजन से संबंधित। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में, जो कि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कहने का मतलब है 15 क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बुक से और 15 आते हैं पेडागोजी से। आज हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 होगा और इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर अपने क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने क्लासेस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्लास, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है ये क्लास। और हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सभी लोग एक बार अपने साथियों के पास में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर आपको अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है सीटेट की। तो आज जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है हमारा भोजन। लिखा है, हमें भूख लगी है, इसका पता मस्तिष्क के विशेष केंद्र के द्वारा लगता है। और इस केंद्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस या फिर हाइपोथैलेमिक। कहने का मतलब ये है कि हमें भूख लगी है या फिर प्यास लगी है। हमें भूख लगी है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो हमारे मस्तिष्क के विशेष केंद्र है हाइपोथैलेमस, वहाँ से हमें इसका आभास होता है कि हमको अब भूख लग रही है। कई लोग सोच रहे होंगे कि जब हमको भूख लगती है तो हमारा पेट बता देता है, वो गुड़गुड़ बोलने लगता है, या फिर कई लोग बोलते हैं कि बहुत तेज भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें जब भूख लगती है तो इसका पता कहाँ से लगता है? तो ये लगता है हाइपोथैलेमस से, जो कि हमारे मस्तिष्क में स्थित होता है। ये देखिए, यहाँ पे एक पिक लगी हुई है, ये देखिए आपके सामने। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें क्या लगी है? भूख लगी है। इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है भाग, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, हाइपोथैलेमस ही हमें ये बताता है कि अब हमको भूख लगी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, इसीलिए ये पॉइंट हमने आपके लिए लगा रखा है कि हमें भूख लगी है। ये हमें कौन बताएगा? ये बताएगा हाइपोथैलेमस। अगला पॉइंट लिखा है, छोटे बच्चों का भोजन दूध है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि वह अन्य प्रकार के भोजन को ना तो खा सकते हैं और ना ही पचा सकते हैं। आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है, 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, तो वो और कुछ खा भी नहीं सकता है, क्योंकि ना ही उसके दांत होते हैं और ना ही उसका जबड़ा इतना विकसित होता है कि वो किसी चीज़ को खाने के लिए अपने मुंह को चला सके। तो वो क्या करता है? सिर्फ दूध का ही सेवन करता है। और किस लिए करता है? क्योंकि ना वो कुछ खा सकता है और ना ही पचा सकता है इसके अलावा। तो आप लोग याद रखेंगे, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपका क्या है? हमें भूख लगी है, ये हमें कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। दूसरा पॉइंट ये है कि छोटे बच्चे भोजन के रूप में सिर्फ दूध का ही सेवन करते हैं, क्योंकि दूध के अलावा वो किसी चीज़ को ना तो खा सकते और ना ही पचा सकते हैं। दोनों पॉइंट आप लोग अब तक नोट कर चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। ये देखिए, यहाँ पर दूध की पिक्चर है। तो छोटे बच्चे दूध का सेवन करते हैं और भूख का पता यहाँ से चलता है हमें हाइपोथैलेमस से। चलते हैं आगे। आगे लिखा है, पकाने के तरीके, भूनकर, उबालकर, तलकर या फिर सेंककर। ये 3 से 4 पॉइंट आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं पकाने के तरीके में। तो सभी को पता है अपने भोजन को कितने तरीके से खाते हैं। या तो भूनते हैं भोजन को, जैसे कि ये आलू देखिए आपके सामने, पहली जो पिक्चर लगी आलू की लगी है, इसको भूना गया है। उसके बाद में बढ़िया चटनी डाली गई है, फिर धनिया और मिर्च का पाउडर डाल दिया गया है ऊपर से। कितना मज़ेदार बन गया है। तो कहने का मतलब है कि हम अपने खाने के लिए जो भोजन होता है उसको या तो भूनते हैं या तो उबालते हैं। जैसे कि इडली आपने बनाई है तो इसको क्या करते हैं? इसको भाप में पकाया जाता है, कहने का मतलब है उबाला जाता है। या फिर ऐसी कई सारी सब्जियां हैं जिनको आलू जैसे, इसको या तो भूनते हैं या तो उबाल कर भी खा सकते हैं। उसके बाद में लिखा है तलकर, तलने के लिए, जैसे आप लोग मोमोज खाते हैं या फिर कई सारी चीज़ें आप लोग खाते हैं ऐसी, जैसे कि पकौड़ी हो गई, समोसा हो गया, ये सब कैसे होते हैं? तले हुए होते हैं। या फिर सेंक कर, सेंकने का मतलब है रोटियां जो होती हैं क्या की जाती हैं? सेंकी जाती हैं। दाल हो गई आपकी, दाल उबाली जाती है, दाल को उबालते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसको भून कर खाया जाता है, या फिर जिसको उबाल कर खाया जाता है, या फिर तल कर खाया जाता है, फिर सेंक कर खाया जाता है। तो आप लोग ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। ऐसे कौन कौन से व्यंजन है जिनको भून कर खाया जाता है, अपने दिमाग में आप लोग छाप लीजिएगा उसकी इमेज। उसके बाद में ऐसे कौन कौन से व्यंजन है जिनको उबाल कर खाया जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और ऐसे कौन से व्यंजन है जिनको तलते हैं, ऐसे कौन से व्यंजन है जिनको सेंक करके खाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है कई बार। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और आपको 1 नंबर यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। उम्मीद है सभी के यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है आपका, 28 नवंबर 2001 को उच्चतम न्यायालय ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्य भोजन अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया?
एक होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, जो अपने राज्य में अधिकतर देखने को आपको मिल जाएंगे। एक होता है उच्चतम न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को मध्य भोजन दिया जाएगा। मध्य भोजन का मतलब होता है जब उनका लंच होगा, मान लीजिए 6 घंटे की क्लास है तो 2-2.5 घंटे के बाद में लंच होता है, तब उनको क्या दिया जाएगा, मध्य भोजन दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि बच्चे लगातार 5 से 6 घंटे जब क्लास में रहते हैं तो बच्चे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। जबकि प्राथमिक जो कक्षाएं होती हैं 1 से 5 तक की, उनमें बच्चे और भी आपको छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। वो क्या होते थे, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते थे, बिल्कुल मतलब सुबह सुबह खा कर गए हैं, कई लोग बिना खाए चले जाते हैं, साथ में भोजन भी नहीं ले जाते हैं, जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं। तो इन सबको देखते हुए सरकार ने एक योजना बनाई कि ऐसा हम कुछ करें कि जिनसे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके, और एक मेनू तैयार किया गया। ये देखिए आपके सामने मेनू लगा है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। कहने का मतलब है कि रोज़ उनको अलग अलग तरह का व्यंजन दिया जाएगा। ये नहीं है कि रोज़ उनको चावल ही चावल खिलाए जा रहे हैं, दाल चावल, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी डेज होंगे हर डेज का व्यंजन अलग अलग होगा, और व्यंजनों में कितने प्रतिशत एनर्जी है, क्या है, ये सब कुछ लिखा गया था वहाँ पर। मतलब एक अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन उनको दिया जाएगा। ये देखिए आपके सामने भोजन बच्चों को दिया जा रहा है। तो रोज़ का भोजन जो होता है अलग अलग दिया जाता है मेनू के अनुसार। तो ये जो स्कीम लाई गई थी, बहुत अच्छी स्कीम थी, बहुत सारे बच्चों को इस स्कीम से फ़ायदा देखने को मिल रहा है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम ऑफ रवि से जो चीज़ ज़रूरी है याद रखने वाली, वो ये है कि 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन या फिर मध्य भोजन दिया जाना चाहिए। ये उनका अधिकार हो गया है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ में 28 नवंबर 2001 लिख लीजिए आप लोग अपने कॉपी पर। आगे देखते हैं। आगे लिखा, जीभ के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ के द्वारा किसका ज्ञान होता है? स्वाद का ज्ञान होता है। यह एक संवेदी अंग है। जीभ पर 4 तरह का कौन सा है? मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, जिनको हिंदी समझने में दिक्कत है, यहाँ पे आता है स्वीट, यहाँ पे नमकीन आता है और यहाँ पे खट्टा आता है, और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है कड़वा। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि जीभ के द्वारा हमें किसका पता चलता है? स्वाद का पता चलता है। अगर आप मीठा खा रहे हैं तो आप अपने हाथ के ऊपर मलोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये जो पेड़ा है या फिर लड्डू है ये मीठा या फिर नमकीन है। जब आप अपनी जीभ के ऊपर लगाओगे तभी आपको एहसास होता है। जब आप कोई चीज़ कड़वी खा लेते हो तो कड़वा कड़वा लगता है, तो कब लगता है? जब आप खाते हैं उसको, तभी आपको एहसास होता है। हाथ में पकड़ के खड़े रहने से मिर्ची आपको कड़वी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से खट्टा का भी एहसास जब होता है जब हम उसको खाते हैं। तो हमारे जीभ पर 4 तरीके की 900 ग्रंथियाँ होती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है आपका सीटेट के एग्जाम में, और हर बार बनता है, देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी के सभी नोट कर लीजिए। और सबसे बड़ी जो इसमें बात बनती है ये बनती है कि हमें जीभ के किस भाग से पता चलता है कि कोई चीज़ मीठी है या कड़वी है। जीभ के अग्र भाग से पता चलता है, आगे के भाग से पता चलता है कि कोई चीज़ मीठी है, जबकि जीभ के सबसे पिछले भाग से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कड़वी है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब कब आप लोग देखते रहना तो आपको पता चल जाएगा कि जीभ के किस भाग से पता चलता है कोई चीज़ नमकीन है या फिर खट्टी है, कड़वी या फिर मीठी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। तो ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक सीटेट के एग्जाम के लिए चल रही हैं। एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन बनते हैं 15, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको हमारी ये क्लासें लगातार मिलती रहें। आज हमारा है क्लास नंबर 5, और मतलब कि आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है, और जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग 7 क्लासें कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, आपको वहाँ से 3 से 4 नंबर या फिर 4 से 5 नंबर जरूर देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट लिखा है, चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, सभी लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। चबाकर खाने से लार से जो टाइलिन निकलता है वो स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज या फिर शुगर में बदल देता है। तभी हमें क्या होता है, जब हम कुछ खाते हैं, जब काफ़ी देर तक चबा चबा कर खाते हैं, मान लीजिए रोटी खा रहे हैं, तो फिर उसमें हमें मीठा मीठा सा स्वाद आने लगता है। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज शुगर में बदल देता है। तो हमें भोजन को कम से कम एक टुकड़ा जो हम लेते हैं भोजन का, उसको हमें कम से कम 30 से 32 बार चबा कर खाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 2 से 4 बार ही चबा करके उसको निगल लेते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा जो पाचन क्रिया होती है, पाचन शुरू तो मुख से हो जाता है, लेकिन जब हमारे पेट में वही क्रिया होती है तो उसको काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है और एनर्जी ख़त्म करनी पड़ती है हमारे पेट को।
तो हमें क्या करना चाहिए, भोजन को काफ़ी देर तक चबाना चाहिए, जिससे हमारे भोजन में मुख के अंदर क्या मिल जाए, लार मिल जाए। और लार किसका कार्य करती है, माल्टोज शुगर में बदल जाती है। लार हमारे भोजन में ज़्यादा मिल जाएगी तो हमारा भोजन जल्दी से पच जाएगा पेट में जाने के बाद में। आगे लिखा है मानव के 2 बार दांत निकलते हैं। हमारे जो दांत है कितनी बार निकलते हैं, 2 बार निकलते हैं। ये चीज़ सबको पता होगी। कई बार क्वेश्चन आपका बना है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। तो पाचन की क्रिया हमेशा आप लोग मुख से शुरू होती है, चीज़ याद रखें। कहाँ से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। पाचन क्रिया होती है जब हम अपने किसी टुकड़े को या फिर किसी कौर को, रोटी के कौर को मुंह में रखते हैं, तो मुंह में रखते ही जैसे हम उसको चबाना शुरू करते हैं वैसे ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है, गर्दन से शुरू होती है, पेट से शुरू होती है, फिर छोटी आंत से शुरू होती है, बड़ी आंत से शुरू होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है। मानव के दांत 2 बार निकलते हैं। आप लोग याद रखिए, सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, दूध के दांत निकलते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 20 होती है। कितनी, 20 होती है जब दूध के दांत निकलते हैं। और दूध के दांत एक उम्र के बाद में धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जिनकी जगह पर हमारे जो दांत हैं वो 32-33 भी होते हैं, किसी में 30 भी होते हैं, किसी में 31 भी होते हैं। लेकिन अगर एक सामान्य देखा जाए तो 32 दांत जिनकी जगह पर कितने हो जाते हैं, 20 के बाद में जब हम बड़े होते हैं तो हमारे 32 दांत जो कि स्थायी होते हैं वो देखने को मिलते हैं। आगे देखिए लिखा है दंत एनिमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। क्वेश्चन बना था मानव के दांत में जो कठोरतम भाग होता है एनिमल, वो किससे बना हुआ होता है, तो कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है एनिमल जो दांत के ऊपर होता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और कितने दांत स्थायी होते हैं, 32। और कितने दांत हमारे दूध के होते हैं, 20। तो ये सारी के सारे पॉइंट आपको याद रखने वाले पॉइंट हैं। दूध के दांत होते हैं 20 और स्थायी दांतों की संख्या एवरेज में देखा जाए तो 32 होते हैं, किसी में 30 होते हैं, किसी में 33 भी हो सकते हैं। उसके बाद में जो एनामल होता है जो हमारे दांत पर लगा हुआ होता है वो किसका बना हुआ होता है, वो कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं चित्र के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं, तो होते हैं 20। कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये जब दांत हमारे निकलते हैं तो 20 निकलते हैं, लेकिन इसके बाद में जब ये टूट जाते हैं हमारे दांत दूध के, तो धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ जाती है क्योंकि हमारा शरीर भी बड़ा हो जाता है। जबड़ा भी बड़ा हो चुका होता है तो कितने निकलते हैं, फिर 20 दांत टूटने के बाद में धीरे धीरे ये 32 हो जाते हैं। हमारे स्थायी दांत जो हम बोलते हैं वो होते हैं 32। और कौन कौन से दांत निकलते हैं, तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं आगे भी इन सब चीज़ों के बारे में। स्थायी दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। और अस्थायी कितने होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। आगे देखिए लिखा है मानव में दांत का सूत्र क्या होता है, 21-23/21 गुणे 2 बराबर 32। कितने होते हैं, 32। यानी कहने का मतलब है 16 ऊपर होते हैं और 16 नीचे होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे। लिखा है कृंतक दांत, रदनक दांत, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इनके कार्य क्या होते हैं, जो हमारा कृंतक दांत होता है वो काटने व कुतरने के काम आते हैं। ये 6 माह की उम्र में निकलते हैं। कौन से दांत, कृंतक दांत जो कि काटने व कुतरने के काम में आते हैं। रदनक जो होते हैं वो होते हैं भोजन को चीरने फाड़ने के काम। प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। मांसाहारी पशुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं कौन से, रदनक वाले। ये कार्य किसका करते हैं, भोजन को चीरने या फिर फाड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद में होते हैं अग्र चवर्णक। ये क्या करते हैं, ये भोजन को चबाने के काम। प्रत्येक जबड़े में 4-4 दांत होते हैं। 10 से 12 वर्ष के बच्चों में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं अग्र चवर्णक। ये करते हैं भोजन को चबाने का कार्य। उसके बाद में होते हैं चवर्णक। चवर्णक क्या होते हैं, ये भोजन को चबाने के काम प्रत्येक जबड़े में 6-6 होते हैं। तो इस प्रकार से दांत होते हैं कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। उम्मीद है सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दांतों के बारे में। स्थायी दांत होते हैं 32, अस्थायी यानी दूध के दांत होते हैं 20। और जो स्थायी दांत होते हैं उनको किस प्रकार से एडजस्ट किया गया है, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इनका दंत सूत्र जो होता है वो होता है 21-23/21 गुणे 2 बराबर 32। तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अब चलते हैं आगे। आगे आप लोगों का देखिए हमने बात की थी एनामल की। ये देखिए जो व्हाइट व्हाइट सा भाग इसको बोलते हैं एनामल, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। कठोरतम मतलब इससे ज़्यादा कठोर भाग मानव शरीर में या फिर हमारे शरीर में कोई भी नहीं है। ये जो व्हाइट वाला भाग होता है दांत का, इससे ज़्यादा। आपको देखिए यहाँ पर एक पूरे दांत को दिखाया गया है, उसके बाद में यहाँ पर दांत को काट करके दिखाया गया है। तो इस प्रकार की संरचना होती है एनामल की। ये देखिए बहुत ही कठोर भाग होता है दांत का। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है क्या होता है, ये एनामल होता है और सबसे कठोरतम भाग होता है हमारे शरीर का।
तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्या बोलते हैं, एनामल कौन सा भाग कहलाता है, ये समझ में आएगा। पूरा का पूरा दांत जो होता है वो नहीं होता है एनामल। कई लोगों के मन में ये विचार भी चलता है कि जो दांत होता है पूरा का पूरा वो क्या होता है, एनामल होता है। ऐसा नहीं होता है। जो हमारे दांत का वाइट वाला भाग होता है सिर्फ उसको बोलते हैं एनामल। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। पूरा भी दांत हमने देखा है, उसके बाद में इस दांत की कटी हुई संरचना भी हमने देखी है। तो अब तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन सा भाग एनामल होता है। अब चलते हैं आगे। आगे लिखा, हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है? 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ये बात कब पता चली थी? सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद वापस अपने इस पॉइंट पर आते हैं। लिखा है 1822 तक वैज्ञानिकों को यह तक मालूम नहीं था कि पेट के अंदर पाचन की क्रिया कैसे होती है, पाचक रस क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, पाचन में कैसे मदद करते हैं। कहने का मतलब है कि 1822 से पहले तक वैज्ञानिकों को पाचन क्रिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि पाचन रस क्या होता है, क्रिया कैसे होती है, क्या नहीं होती है। उसके बाद 1822 के बाद में वैज्ञानिकों को ये चीज़ पता चली। आगे लिखा है, तो फिर मालूम है डॉक्टरों ने क्या किया। उन्होंने मार्टिन के पेट में हो रही हलचल का पता लगाने के लिए उसके पेट से कुछ पाचक रस निकाले और फिर इनको बाहर एक गिलास में डालकर उसमें मछली के कुछ टुकड़े डाले और उस गिलास को लगभग उसी तापमान पर रखा जितना कि हमारे पेट के अंदर तापमान होता है। और हमारे पेट का तापमान होता कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे पेट का तापमान। ये चीज़ आप लोग याद रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि हमारे पेट का तापमान कितना होता है। तो होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लिख लीजिए सभी लोग अपने पास में। आगे लिखा है, सुबह 8:30 बजे रखे इन टुकड़ों को जब 2 बजे देखा तो नज़र आया कि वह पूरी तरीके से घुल चुके थे। जब उन्होंने मार्टिन के पेट से अम्ल निकाला और उसी अम्ल में यानी पाचक रस था, उसी में मछली के टुकड़े डाले गए, तो फिर उनको पेट वाले टेम्परेचर यानी कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखा गया और सुबह डालकर 8:30 बजे डाला गया और 2 बजे देखा तो वो टुकड़े पूरी तरीके से घुल चुके थे, जो मछली के टुकड़े थे। फिर डॉक्टर ने उस पाचक रस को रखा हुआ खाना मार्टिन को खिलाया। फिर अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगेगी उसके बारे में भी सोचा। इस तरह डॉक्टर ने मार्टिन के खिड़की वाले पेट के सहारे, ये आपका एक कहानी है, खिड़की वाले पेट के सहारे पाचक के कई रहस्य खोले। ये जो मार्टिन थे ये एक फौजी थे, इनके पेट में एक बार गोली लग गई थी, तो इन्होंने डॉक्टर के पास जाकर के अपना ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करने के बाद में इनके पेट के अंदर से एक नली सी डाली गई थी। जब इनका पेट सही हो गया, जब उस नली को निकाला गया, जो वहाँ पर छेद बन गया था, वहाँ पर हलचल हो रही थी, तो डॉक्टरों ने उसके बाद में उनके अंदर प्रयोग करने शुरू कर दिए। तो उसी के बारे में इस कहानी के अंदर बताया गया, खिड़की वाले पेट के सहारे। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से 1822 में डॉक्टरों को पता चला कि हमारे पेट के अंदर पाचक रस भी होता है, जो क्या करता है? पचाने का कार्य करता है। और किस चीज़ को कितनी देर में पचा सकता है, ये भी डॉक्टरों ने इसी के माध्यम से जाना था, खिड़की वाले पेट के सहारे से। उम्मीद है अब तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमारे पेट का टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पेट का तापमान रहता है, इसके अंदर हमारा भोजन पचता है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर। यह पॉइंट सभी का क्लियर हो जाना चाहिए। चलते हैं आगे। आगे लिखा है, ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। किसको कहते हैं? क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा, तुरंत ऊर्जा का स्रोत किसको कहते हैं, या फिर त्वरित ऊर्जा का स्रोत किसको कहते हैं, या फिर डायरेक्ट ऊर्जा का स्रोत किसको कहते हैं, जिसके द्वारा हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कहते हैं ग्लूकोज को। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? हमारे डिप लगा देता है। ये देखिए ग्लूकोज की डिप है, ये शीशी है। ग्लूकोज हमारे शरीर में चलता रहता है, जिससे क्या होता है? हमारे शरीर में एनर्जी पहुँचती है। तो ग्लूकोज को तुरंत ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। या फिर हम जब थकान महसूस करते हैं, घर पर होते हैं, तो हम ग्लूकोन डी को पी लेते हैं, तो हमें थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती महसूस होने लगती है। तो ये सब क्या है? यानी कि तुरंत ऊर्जा का स्रोत होता है ग्लूकोज। आगे लिखा है, गंदा पानी पीने से दस्त, उल्टी व पीलिया होता है। तो गंदा पानी पीने से 5 बीमारियां आपको हो सकती हैं, जिनमें से प्रमुख है दस्त, उल्टी और पीलिया। दस्त का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि बार बार लेटरिन जाना, यानी कि पेचिश की बीमारी हो जाती है। गंदा पानी पीने से आपको उल्टी भी आ सकती हैं, आपका पेट दर्द भी हो सकता है और आपको पीलिया भी हो सकता है इसी के माध्यम से। यानी जब आप गंदा पानी पिएंगे तो आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और जब लीवर खराब होता है तो हमारा जो भोजन होता है वो सही से नहीं पचने पाता है। फिर हमें क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, जिससे हमें पीलिया हो जाती है। तो आप लोग सारी चीज़ें याद रखिएगा, दूषित पानी पीने से दस्त, उल्टी व पीलिया होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी बनने की उम्मीद है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, क्वाशियोरकर रोग, पैर में दर्द, मोटापा, थुलथुला व आलसी हो जाता है। ये जो रोग होता है क्वाशियोरकर, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं?
पैर में दर्द रह सकता है, आपके मोटे हो सकते हैं आप, ये देखिए। और क्या है, पेट हमारा थुलथुला हो जाएगा व हम आलसी हो सकते हैं। ये सब किसके लक्षण हैं? ये क्वासी-योरकोर रोग के लक्षण हैं। ये 2 प्रकार से होते हैं, या तो मनुष्य बहुत मोटा हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। कहने का मतलब है पतले मनुष्य बहुत पतला हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएंगे, उसके बाल जो हैं टूट जाएंगे, मुंह सूख जाएगा और मांसपेशियों को नुकसान हो जाता है। या फिर क्या होता है, 2 कारण होते हैं, एक पतले और कमज़ोर बाल हो जाते हैं, दूसरी तरफ और क्या होता है, मून फेस हो जाएगा और पेट निकल आएगा। दोनों ही लक्षण किसके हैं? क्वासी-योरकोर रोग के हैं। या तो मनुष्य बिल्कुल सूख जाता है या तो फिर मोटा थुलथुला हो जाता है और आलसी हो जाता है। दोनों ही लक्षणों में हमें क्वासी-योरकोर रोग देखने को मिल सकता है। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है, लक्षण, उसके उपचार। तो आप लोग यहाँ से इस पीडीएफ के माध्यम से इसको अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो देख सकते हैं। मेन जो लक्षण होते हैं वो मनुष्य कैसा होता है, मोटा हो जाता है, पैर में दर्द रहता है और उसका शरीर थुलथुला जाता है और वो आलसी हो जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें मनुष्य मोटा हो जाता है। तो आप लोग सोचोगे कि ऐसा कौन सा रोग होता है जिसमें मनुष्य मोटा होता है, तो वो आता है क्वासी-योरकोर रोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। उम्मीद है अब अगर क्वेश्चन बना यहाँ से क्वासी-योरकोर रोग से तो आप लोग इसको कर ले जाओगे। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, उड़ीसा के कालहांडी में चावल सबसे अधिक पैदा किए जाते हैं। उड़ीसा राज्य में जो है एक जगह है कालहांडी, तो यहाँ पर जो है चावल सबसे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं और यहाँ पर चावल बहुत ही अधिक मात्रा में खाए जाते हैं और कई तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि पीले चावल हो गए, नारंगी हो गए। इस प्रकार से कलर डाल डाल के चावल बनाए जाते हैं और बहुतायत मात्रा में चावल का प्रयोग किया जाता है उड़ीसा में। आगे देखिए लिखा है, खाना खराब होने में जीवाणु प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगर हमारा कोई ब्रेड का टुकड़ा रखा हो 3 से 4 दिन हो जाते हैं तो इस प्रकार से देखिए काले काले से फफूंद उसमें लग जाते हैं, यानी कि फंगस लग जाता है ब्रेड के ऊपर। तो इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं कौन? जीवाणु निभाते हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि हमारा खाना खराब होने में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? जीवाणु, विषाणु। तो आप लोग याद रखेंगे वो होते हैं जीवाणु। और क्वेश्चन बनता है कि हमारा खाना खराब होने का और कौन सा कारण होता है? अधिक तापमान का होना। मान लीजिए हमने अपनी सब्जी बनाई और रख दी, तो गर्मी का जब मौसम होता है तो गर्मी में क्या होती है, सब्जी में से झाग सा निकलने लगता है, फैना सा बन जाता है। ये होता है अधिक तापमान से। और दूसरा कारण होता है नमी। अगर हमारा भोजन रखा हुआ है, मान लीजिए ऐसी कोई चीज़ जो चीज़ सड़ेगी नहीं, मान लीजिए आपने पुआ बना लिया और पुआ 2 से 3 दिन तक नहीं खराब होता है, लेकिन जब वो नमी के साथ रखा रहेगा तो क्या होगा, उसके फफूंद लग जाती है। या फिर हमारा अचार हो गया, अचार आप बना करके रख लीजिए, जैसे उसको नमी पहुँचेगी उसके अंदर फफूंद लग जाएगी। तो हमारा भोजन कई कारणों से खराब होता है। एक तो होता है जीवाणु के माध्यम से, दूसरा होता है नमी के माध्यम से और तीसरे होता है अधिक टेम्परेचर के माध्यम से। तो ये सब खाना खराब करने की विधियाँ होती हैं। हमारा खाना किस किस माध्यम से खराब हो जाता है? जीवाणु से, नमी से और अधिक टेम्परेचर से। आप लोग इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सीधे एग्जाम ऑफ व्यू से। और आप लोग ये जरूर याद रखना, क्वेश्चन बन चुका है आपके कि उड़ीसा के कालाहांडी में चावल सबसे अधिक पैदा किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, नमक अचार को व चीनी आम पापड़ को सुरक्षित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है जब हम अपने आम का अचार रखते हैं तो इसको सुरक्षित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? नमक का प्रयोग करते हैं, कि हमारा अचार अधिक दिनों तक चले और ख़राब ना हो। देखा होगा आप लोगों ने, सालों साल अचार चलता है, 1 साल, 2 साल, 3-3, 4-4 सालों तक अचार का प्रयोग करते हैं हम लोग एक बार रखने के बाद में। तो इसको सुरक्षित रखने में नमक और कई सारी चीज़ें हम लोग इसमें मिलाते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट हो गया, उसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो भी हमारा अचार खराब नहीं होता है। आगे लिखा है, जो चीनी होती है वो हमारे आम का जो हम पापड़ बनाते हैं इसको सुरक्षित रखने में मदद करती है। कौन? चीनी। तो इस प्रकार से हम लोग अपने कई सारी खाने वाली चीज़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि हम खाने की चीज़ों को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा आइडिया कि हमने अचार देखा था या फिर पढ़ा था और आम पापड़ भी पढ़ा था। अचार को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नमक का करते हैं, जबकि आम पापड़ को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चीनी का करते हैं। तो आपके दिमाग में जैसे ये चीज़ें क्लिक करेंगी तो आप लोग उसका आंसर कर लोगे अगर क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में तो उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी रहे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। तो जिन लोगों को हमारी ये सारी की सारी पीडीएफ चाहिए और नोट्स चाहिए, 3 नोट्स हमारे अभी तक बन चुके हैं, ईवीएस के बन चुके हैं, सामाजिक विज्ञान के और हिंदी के। तो तीनों नोट्स की कीमत जो रखी गई है 200 रुपये की रखी गई है अभी, लेकिन 2 से 4 दिनों के बाद में ये तीनों नोट्स की कीमत यानी कि 100 रुपये कर दी जाएगी, यानी 300 रुपये में आपको मिलेंगे। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको देखने या फिर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, तो आप हमारे मास्टर्स अड्डा ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं और जो लोग पढ़ रहे हैं पीडीएफ, जिनके में आराम से खुल रही, कोई दिक्कत नहीं है,
वो लोग एक बार जा करके सभी लोग रेटिंग कर दीजिए। आप लोग 5 भी दे सकते हो जिनको कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐप अच्छा लग रहा है और समझ में आ रही हैं चीज़ें तो क्या करते हैं, डाउनलोड करने के बाद में रेटिंग नहीं करते हैं, तो आप लोग रेटिंग करिए। और जिनका ऐप आराम से चल रहा है वो लोग 5 स्टार दे सकते हैं और अपनी अच्छी सी कमेंट भी लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद, बाय बाय। इस क्लास को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर करिएगा। उम्मीद है आप लोग शेयर कर देंगे।